सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। इस वक्त सियासत में गर्मी आई है, शदीद गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है। इमरान खान साहब इस वक्त पूरे मुल्क में एक बयानिए के साथ वो निकले हैं और बड़े बड़े जलसे किए हैं। अगला बड़ा जलसा जो है वो लाहौर में है 21 तारीख को और नज़रें उस पर जमी हुई हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि लाहौर का जलसा आने वाले हमारा जो सियासी मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला करेगा और शायद खान साहब कोई इस हवाले से किसी प्लान का भी ऐलान करें। आज हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल वज़ीर भी थे बुज़दार साहब की काबीना में, लाहौर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सियासत की जो बारीकियाँ हैं उससे भी पूरी तरह बाखबर हैं। उनसे बात करेंगे। एक तो लाहौर के जलसे के हवाले से बात करेंगे, दूसरा जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है उनको, ये उनसे जानेंगे। और पंजाब असम्बली में इतना हल्ला गुल्ला, इतना हंगामा, ये सब कुछ क्या ये एंटिसिपेट पहले किसी ने किया था और अब किस तरफ पंजाब के मामला जा रहे हैं, ये सारे मौज़ूआत। और मियाँ असलम इकबाल हमारे साथ होंगे। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि रमज़ान शरीफ है, अफ्तारी और फिर उसके बाद और बड़े मामलात, लेकिन आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ ये एंटिसिपेटेड था, कुछ अंदाज़ा था कि इस तरह की गुंडागर्दी होगी, इस तरह वहाँ पर मारपीट होगी और इस तरीके से मामलात को अपने हक में ले जाने की कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपने पहले पंजाब असम्बली के हवाले से बात की है तो वो थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी आपके सामने मैं रख दूँ ताकि जो नाजरीन है उनको पता चले कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। जो नून लीग वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इस मुल्क के साथ, मेरे इस सूबे के साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ किया है। आज हम थोड़ी सी गिनती कर लेते हैं पंजाब असम्बली के नंबर्स के ऊपर। हमारे पंजाब असम्बली में जो नंबर्स हैं जो पीटीआई के हैं वो 183 हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन मैं जस्ट एक रिकॉल करके आपको बताना चाह रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि फिर जो चीज़ें जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो आपके सामने होनी चाहिए। हमारा नंबर 183 का है। काफ लीग जो हमारी इत्तेहादी है उनका 10 नंबर है, तो टोटल हम 193 बनते हैं। उसमें एक आज़ाद भी हमारे साथ है, लेकिन चलें हम उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं कि आज़ाद हमारे साथ नहीं है। अब जो नून लीग की वोटिंग हुई है जो उस दिन हुई है, थोड़ा सा उसका बता के मैं आगे की तरफ आऊँगा कि इन्होंने किया क्या असम्बली के अंदर। इनके नंबर 161 नून लीग के वोट निकले हैं इनके अपने, 7 पीपल्स पार्टी के वोट हैं, 168 हो गए। 4 सारे ही आज़ाद इनमें डाल लें, वो 4 आप वोट डालें तो वो 172 हो गए। एक राह हक का है, 173 हो गए। मुझे बात बताइए बाकी वोट कहाँ से लिए गए हैं? बाकी वोट जो लिए गए हैं वो लाजमी बात है लोटा बना के 85, 88, 90, 93 और 96 की सियासत को उजागर किया गया नए सिरे से। इनके पहले ताया जी ये करते थे, छांगा मांगा और मैरिएट करते थे, उन्होंने हमेशा यही किया है। उन्होंने हमेशा लोगों का मैंडेट चुराया, मैंडेट चुराने के बाद वो इसी तरह करते रहे। अवाम की टैक्स मनी से ये एमपीज़ और एमएनएस को जो यशियाँ करवाते हैं, जो उन्हें बकरा मंडी की तरह वहाँ पर बकरे खरीदते रहते हैं, ये आपको सारा कुछ पता है। अब आ जाते हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इन्हें पता था इनके नंबर पूरे नहीं हैं। पहली एक बात यह है जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बात बताएं कि क्या दुनिया की तारीख के अंदर ये कभी हुआ है? लड़ाइयाँ तो होती हैं असम्बली के अंदर, कब नहीं हुई? चलें हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। डिप्टी स्पीकर थे मनाज़र अली रांझा, मैं उस वक्त असम्बली का मेंबर नहीं था, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। तो आप ज़रा थोड़ी सी पंजाब असम्बली की तारीख उठा के देखें कि इन शरीफ बरादरान ने उस मनाज़र अली रांझे के साथ क्या किया था जब वटू की हुकूमत आ रही थी और वाई की हुकूमत थी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उस डिप्टी स्पीकर को क्या किया? इनके एक एमपीए थे, मैं उनका इधर से पिंडी से, एक एमपीए थे इनके उस वक्त फैसलाबाद से, जिन्होंने फिजिकली
उस डिप्टी स्पीकर को मारा, और इतना मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस वक्त भी पुलिस असेंबली के अंदर नहीं आई। अब की बार इन्होंने इंतजामिया के साथ मिलके जो कोर्ट का फैसला था उसको बुनियाद बनाकर असेंबली के अंदर, कभी भी असेंबली के अंदर ये नहीं हुआ आज तक कि वहां पर पुलिस आ जाए और आके तो इस तरह एमपीज के साथ ये वाला सलूक करें। मैं भी वहां पर था, सारे वहां पर थे। अगर जो डिप्टी स्पीकर था उसके हम वोटर हैं, उसका हल्का वोटर नहीं है, डिप्टी स्पीकर के हम वोटर हैं, हम एमपीए वोटर हैं। हमने उससे पूछना था कि जनाब आपने पहले 6 को इजलास एजेंड किया, आपने 6 से 16 कर दिया, 16 से आपने 6 कर दिया, आपने रातों रात बैठ के ऑर्डर लिखे, तो हमें उसने बताना था ना, हम उसके वोटर थे, उसने हमारे साथ बात करनी थी, हमारे साथ सारे उसके मामलात थे। अगर वहाँ से लोगों ने, एमपीएस ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपना एग्रेशन शो किया तो वो उसके वोटर थे, उन्होंने किया। लेकिन ये कहाँ पर कानून में लिखा हुआ है, मुझे ज़रा किताब बता दें कि जनाब आप अंदर सारी पुलिस ले आए, 500 पुलिस वाला और लेडीज़ पुलिस, और मेरी फुटेज भी मौजूद है कि मैंने 2 एमपीए जो स्टम्पीड होती हुई बची हैं वो मैंने उन्हें उठा के तो साइड पे किया, अदरवाइज़ बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। जिस तरह से भी मैंने पीछे किया, लड़ाई की, उन्हें पीछे धकेला, अपने एमपीज को साथ मिलाया, सारा कुछ किया। ये मैं वैसे ही आपको सरसरी से बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि तमाम लोटों के ज़रिए एक वो खादमे आला नहीं, लोटा आला जो बन गए हैं, मुझे ये बताइए कि उनको किसने मैंडेट दिया? क्या पैसे की चमक के ऊपर आप जिस एमपीए को ख़रीद लें, आप जिसको मर्जी जो मर्जी वैल्यू लगा लें, आप जिस तरह मर्जी कर लें? क्या आपके ये नाना जी की वार्ड है कि जो मर्जी आप जहां मर्जी जो मर्जी करते रहें? सही, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें मियां साहब मैं का वास्ता है, बिल्कुल आपकी बात, सॉरी आपको काट रहा हूं मैं, बड़ी आपने सही ये बात की कि अगर तहरीक इंसाफ के वोट शामिल ना किए जाएं, उनके एमपीएस शामिल ना हों, तो किसी तरीके से भी हमजा शहबाज को वहाँ पर अक्सरियत नहीं मिल सकती। और ये सवाल अदालतों के सामने भी है। चलें, मरकज़ में तो ये था कि इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा तो तहरीक इंसाफ अक़लियत में चली गई। पंजाब में तो जब तक लोटे साथ ना हो, जब तक ये हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत ही नहीं बन सकती, वो वज़ीर आला का इंतखाब जीत ही नहीं सकते। मुझे ये बयान फरमाइए कि अब जो सूरत हाल है उसमें जो एक बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है, गवर्नर साहब ने रिपोर्ट मांगी, एडवोकेट जनरल साहब ने ये कहा कि वो तो बिल्कुल गैर आइनी है क्योंकि वो इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिखा गया, और आइन ये कहता है कि गवर्नर साहब के नाम हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा हो, साइन हो उस पर। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, आप क्या देखते हैं, किस तरफ आपको जाती हुई नज़र आ रही है ये? मैं थोड़ी सी वजाहत अपना जो पहले वाला पार्ट था जो मैं अर्ज कर रहा था, मुझे इजाज़त दें जी, कि प्लीज़ मैं प्लीज़ वो भी प्लीज़ मियां साहब, सिर्फ जी, 1 मिनट। जी जी। रिक्वेस्ट ये है कि जब असम्बली के अंदर पुलिस आ गई, स्पीकर जो है वो अपनी सीट पे नहीं आए, क्योंकि उस वक्त लाजमी बात है उनकी उधर जगह नहीं थी, वो चले गए गेस्ट गैलरी के अंदर। गेस्ट गैलरी के अंदर से जाके उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने वोटिंग शुरू करवा दी। और जो आइज़ और नोज़ के 2 दरवाजे होते हैं, एक ने आइज़ से गुजरना, एक ने नोज़ से गुजरना। जो आइज़ की तस्वीरें, फुटेज, हर चीज़ कंप्लीट है, वहाँ पे इन्होंने एंटी राइट फोर्स के जवान खड़े कर दिए सारे। तो हमने गिनती के लिए किधर से जाना था, इसीलिए ये गैर कानूनी है। या तो हमें उस गेट से गुजरने देते, ये गिनती करते, और जहाँ से इन्होंने गुजरना था ये खुद गुजर के हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। फिर इस वजह से हम जो सामने वाला गेट था, जो स्पीकर के बिल्कुल सामने वाला गेट होता है उसकी सीट के, उसकी चेयर के, हम उस गेट से फिर बाहर निकल गए, क्योंकि हमें तो वोटिंग का इख्तियार नहीं दिया गया और तरीक़ाकार नहीं। और एक ज़रूरी बात कि जब चीफ मिनिस्टर की वोटिंग होती है तो हमेशा याद रखें प्राइम मिनिस्टर की होती है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस वो ये कहते हैं कि स्पीकर ऐलान करता है कि पहले 5 मिनट घंटियाँ बजाई जाएंगी, उसके बाद दरवाजे बंद किए जाएंगे, उसके बाद यस आइज़ और नोज़ के दरवाज़ों से लोग बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद स्पीकर गिनती जब पूरी कर लेता है फिर हाउस में आने की इजाज़त देता है, फिर उसके बाद फिर दरवाजे बंद किए जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट की जाती है। ये उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्या कोई प्रोसीजर कंप्लीट किया गया? क्या कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? क्या असम्बली के अंदर जो
जो इलेक्शन सीएम करवाने का तरीका है, क्या उसको पूरा किया गया? एक बात तो ये होगी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, जो आपने अभी बात फरमाई है। आपने फरमाया कि वो जो है आज वजाहत ली है, लीगल एडवाइस ली है गवर्नर साहब ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कि जो रिज़ाइन आया और उस रिज़ाइन के ऊपर अपनी क्या राय है, लिहाजा उन्होंने उस राय को पुट कर दिया। फिर सेक्रेटरी असम्बली जो 22 ग्रेड का ऑफिसर होता है, उसने भी अपनी राय जो है वो लिख के भेजी गवर्नर साहब को कि जनाब ये जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ है ये कानून और कायदे के मुताबिक नहीं हुआ, इसका एक तरीकाकार असम्बली के रूल्स और बिजनेस के अंदर दर्ज है, उसको फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा मैं इलीगल कोई काम नहीं करूंगा। उन्होंने उसको भेज दिया। उस ओपिनियन के ऊपर, उस खत के ऊपर गवर्नर साहब ने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन ली। फिर एडवोकेट जनरल जो कि एक लीगल पूरी हुकूमत का एक रियासती अदारे के तौर पर काम करता है, उन्होंने भी ओपिनियन दी कि जनाब ये सारा प्रोसीजर जो है वो इलीगल हुआ है। और जनाब कह रहे थे कि मैं जल्दी से जाके हलफ उठा लूँ। क्या शर्मनामी हम में कोई चीज़ नहीं रह गई कि हम लोटों के ऊपर अपने आप को चीफ मिनिस्टर ज़बरदस्ती बनवा के और हम ये समझें कि जनाब हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। भी आपके नंबर पूरे थे, आप नंबर पूरे करते, हम आपको मुबारकबाद देते कि अभी आपको मुबारक हो, आपके नंबर पूरे हैं, आपकी तादाद पूरी है, आपके नून लीग के, आपके इत्तेहादी, आपके आज़ाद सारे मिला के नंबर 186 बन जाते हैं, तो लिहाजा आप पूरे हैं। अब 186 तो बन नहीं रहे। अब इन्होंने क्या किया है कि किसी को कुछ लालच दिया है, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मैं प्रोग्राम करूंगा इसके ऊपर। मुझे तो पता ना किस किस ने क्या क्या डील की है, क्या क्या लालच ली है, क्या क्या ख्वाब दिखाए हैं, उन्होंने इनको दिखाए, इन्होंने उनको दिखाए, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कौन क्या चाहता है, किसने कौन सी चीज़ लेना चाह रहा था, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा मसला ठीक हो ले, फिर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। जो गवर्नर साहब को जो ओपिनियन मिली, उस ओपिनियन के मुताबिक गवर्नर साहब की आज स्टेटमेंट थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो रिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं था। अच्छा, अब ये एक आइनी बहरान है। वैसे तो बहुत सारे बहरान चल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद 7 को जमा कराई गई, आज देख लें क्या डेट है। स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ भी कराई गई, वहाँ पर क्या डेट है। ये जो वज़ीर आला का इंतखाब है, जिस तरीके से आप उसमें अनोमलीज़ बयान कर रहे हैं, कोई जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। अब जो इस्तीफ़ा है, अगर वो वैलिड नहीं था तो इसका मतलब है वो अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो कोई अदम एतमाद का वोट हुआ ही नहीं, तो रिज़ाइन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये सारा ये एक बड़ा सबसे बड़ा सूबा और इतनी आइन की खिलाफ वर्जियाँ, और कोई पता नहीं कि कौन हुकूमत में है, कौन जीता हुआ है, कौन नहीं है। तो ये सूरत हाल ये किस तरफ ले जाएगी? गवर्नर साहब क्या इन हालात में आप क्या समझते हैं, कोई असम्बलीज डिज़ोल्व कर सकते हैं या क्या इसमें हो क्या सकता है? अब इसका हल क्या होगा? 2 वज़ीर आला एक टाइम पे? देखें, एक गुजारिश ये है जो कि हमजा साहब आए हैं, वो तो वज़ीर आला हैं ही नहीं अभी। वो तो अभी हम कोर्ट में गए हैं, हमने पिटीशन है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की है उसके ऊपर जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट की जो जजमेंट आएगी उसको हम फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे कि किस तरह से फिर भी नंबर इनके नहीं पूरे होते हैं। समी भाई, ये एक बात आप जहन में रखेंगे, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को लें कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, उस रूलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया। असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, कैबिनेट डिज़ोल्व होगी, नोटिफिकेशन हो गए, हर चीज़ हो गई, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ जाना शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, असम्बलियाँ बहाल हो गई, दोबारा प्रोसीजर हुआ, दोबारा सारा प्रोसेस होने के बाद सारा कुछ हो गया, यानी कि मिनिस्टर भी दोबारा अपनी हालत को आ गए, सारा कुछ आ गया। अगर यहाँ पर भी जो मैं समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर का जो रिज़ाइन है वो अगर किसी स्टेज पर जाके ये साबित होता है कि जनाब वो रिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर अपनी जगह पर आएंगे, उनकी कैबिनेट अपनी जगह पर आएगी, और फिर नए सिरे से तमाम अमल को देखना पड़ेगा कि वो नए सिरे से अमल को किस तरह किया जाता है। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो ऊपर हालात देखे हैं उसके मुताबिक जो मैं नीचे देख रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर रिवर्स हो जाती हैं, अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं, फिर ये दोबारा जाएँ तरीके अदम एतमाद में, फिर चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर मामला चलेगा। अच्छा
ठीक है, वो तो अदालतें अब इसको देखेंगी। लाहौर हाई कोर्ट में चला गया ये मुकदमा और शायद जो हमज़ा शहबाज हैं उनके वकील भी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब आ जाते हैं पॉलिटिक्स पर, जो इस वक्त मुल्क में जो सियासत है, जिस पर इमरान खान साहब निकले हैं और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ी तादाद उनके बयानिए को उसने तस्लीम किया और निकली है। और ये इतने जुलूस निकले हैं पूरे शहरों में, जिस तरीके से जो एहतजाज हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है कि साइमल्टेनियसली आप हर शहर में लीडर मौजूद ही नहीं है और लोग निकले हैं। ये बयान फरमाइए कि ये जो इतना बड़ा जो एहतजाज हुआ है, आपको ये तवक्को थी कि ये लोग इस तरह से बाहर निकलेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो महंगाई और दूसरे मामलों की वजह से बहुत अनपॉपुलर थी आज से 1-1.5 महीना पहले। देखिए समी भाई, आप अपने भी दिल पर हाथ रख के बताएं कि जो इमरान खान का बयानिया है, जो इमरान खान बात करते हैं, क्या वो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश नहीं है? क्या इस मकसद के हसूल के लिए 1947 में जो कुर्बानियाँ दी गई वो इसी मकसद के लिए दी गई थी? इस मकसद के लिए नहीं दी गई थी कि गोरे चले जाएंगे और यहाँ पर जो गोरों की चमड़ी वाला है वो हमारे ऊपर जो है वो गोरों की गुलामी करके तो वो हुकूमत करेगा। इस मकसद के लिए इस मुल्क को नहीं बनाया गया था। इस मुल्क को बनाया गया था कि यहाँ पर आज़ाद खुद मुख्तार बाइज़्ज़त हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे एक मुल्क के अंदर, और हम अपने कौम के फ़ैसले खुद करेंगे, ना कि बाहर से। आगे भी तो मलका एलिज़ाबेथ जो उस वक्त की थी वो भी तो बरे सगीर का उधर बैठ के फ़ैसला करती थी ना। तो अभी भी अगर अमेरिका ने बैठ के उधर फ़ैसले पाकिस्तान के लोगों के करना है तो फिर उस आज़ादी को लेने का क्या फ़ायदा था? इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई, इतने लोगों का शहीद हुए, इतना सारा कुछ हुआ, तो वो करने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमने बरतानिया की ग़ुलामी छोड़ के अमेरिका की ग़ुलामी करनी थी तो फिर वही रहती, वो बेहतर थी। इतने बंदे शहीद करवा लिए, सारा कुछ करवा लिया, वो क्या फ़ायदा था? सो ये बयानिया जो है वो हर सच्चे पाकिस्तानी का, हर एक पाकिस्तानी का ये बयानिया है कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम का अपना जो है, हम अपने मफादात को ख़ुद मद्देनज़र रखते हुए हम फ़ैसले करेंगे और फ़ैसले बेहतर अंदाज में करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। जिस तरह के इमरान खान साहब ने, चेयरमैन साहब ने अपनी तकारीर के अंदर बात की है कि हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, हम ग़ुलामी नहीं चाहते, हमारे साथ दोस्ती करें, बराबरी की सतह पर करें। मेरा दीन भी यही कहता है, मेरा इस्लाम भी यही कहता है, और हमारी तालीमात भी यही हैं कि बराबरी की सतह की जो है वो आपने करनी है। वो कब होगी? जब हम खुद अपने फ़ैसले करेंगे। अब बैरूनी साजिश जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई और उसके अंदरूनी आलाकार जो हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बने, जिन्होंने बैरूनी उस चीज़ को टो करते हुए, उस साजिश को टो करते हुए अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ यहाँ पर MNAs और MPs को भेड़ बकरियों की तरह ख़रीद कर, खच्चरों गधों की तरह ख़रीद कर उन्होंने सारा कुछ किया, जो मैं समझता हूँ कि मामला ठीक नहीं है। सॉरी, मैं कभी टीवी पे इतने सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन मेरा दिल इस लिहाज से दुखी है कि मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बाबा क्या MPA MNA बनने के बाद आप लोग यही कौम के साथ करते हैं? मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है, ये तकलीफ़ हो रही है कि हमारे बच्चों को लेसन क्या हम दे के जा रहे हैं। हम तो 85 वाले अभी तक ज़ख्म नहीं भूले, जब हॉर्स ट्रेडिंग 88 वाले, 90 वाले, 93, 96 वाले वो नहीं भूले, तो एक नए सिरे से उसके असरात 30-35 साल चल गए। तो ये जो अब हुए हैं ये अगले 50 साल इसके असरात चलेंगे। अगर हमने आज इस चीज़ को ना रोका तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम बर्बादी की तरफ जाएगी। लिहाजा जो खान साहब का बयानिया और लोगों का घरों से बाहर निकलना, इमरान खान के साथ खड़े होना, ये कोई आम बात नहीं है। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि लोग, हर कोई छोटा बूढ़ा, बच्चा, बुज़ुर्ग, माँ बहन बेटी, तमाम के तमाम, देखें खुददारी गैरत किसे नहीं चाहिए। हम सब खुद हैं, हम अपने आप को खुददार कौम कहते हैं, तो फिर खुददार कौम वही होती है जो ज़िंदा लोगों में हो, और जो मुर्दा लोगों में होते हैं उनके ज़मीर सो रहे होते हैं। लिहाजा हम तो इमरान खान के बयानिए के साथ हम तो चलें, उसकी पार्टी के एक वर्कर हैं, लेकिन पूरी कौम। और समी भाई एक बात बताओ, मैं ये जो लिबर्टी के अंदर उस दिन सारा सीन था, जो फर्स्ट कॉल थी कि हमने अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के अंदर एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है, मैं ओथ के साथ कहता हूँ
कि मैं जब अपने हलके में लोगों को रिक्वेस्ट की कि आपने आना, मैंने वो चेहरे देखे हैं जिन्होंने 30 साल 25-20 साल कभी भी नून लीग से हटकर कभी किसी को वोट नहीं दिया था, लेकिन उस दिन उन्होंने भी आके मुझे कहा मियाँ असलम इकबाल, हम इमरान खान के स्टांस के साथ है, उसकी बात के साथ है, उसको वोट भी देंगे, उसके लिए जलसे के लिए भी निकलेंगे, उसके साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करता है, खुद मुख्तारी की बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे हैं मियाँ साहब। मैं यहाँ पर आपका मुझे वक्फा लेना है। बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे चेहरे भी देखे हैं जो शायद मुस्लिम लीग नून के साथ थे पिछली कई दहाइयों से, लेकिन इमरान खान के बयानिए की वजह से वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब उन्हें इमरान खान की तरफ खींच के ले आया। एक छोटा सा वक्फा और इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ असलम इकबाल हमारे साथ हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है, लाहौर की सियासत को, पंजाब की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और अभी जो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात वो कर रहे थे कि जो जलसा था, पहला जो एहतजाज था, उसमें उन्होंने ऐसे चेहरे भी देखे जो गुज़श्ता कई दहाइयों से इमरान खान के वो साथ तो नहीं थे, मुस्लिम लीग नून के लिए सियासत करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सारी सूरत हाल है, जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात है, पाकिस्तान की रियल आज़ादी की बात है, तो वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। मियाँ साहब, आज वफाकी काबीना भी बन गई। मेरी कुछ नून लीगी जो हैं अकाबरीन, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जो एहतजाज शुरू किया है, ये चंद दिनों में फिज़ल आउट हो जाएगा। बस एक जलसा होता है, खिताब होता है, फिर लोग वापस चले जाते हैं। ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता और उसके बाद बिल्कुल फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा और हम पॉलिटिकली जो बयानिया है इमरान खान साहब का या जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? दिल बिलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कहने का मकसद है कि कबूतर जो होता है ना, जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, तो वो समझता है कि शायद मेरे से चीज़ें टल गई हैं। कहने का मकसद जो मैं आपके साथ ये अर्थ करना चाह रहा हूँ कि ये जो ये चूचू का मरबा जो आज कैबिनेट बनी है, मैंने तो आगे भी अपना एक ट्वीट भी किया है कि इतने दिन इस वजह से लगे हैं कि जो जितना करप्ट है, जिसके जितने ज़्यादा केसेस है, उसको उतनी अच्छी वजारत दी गई है। मैंने आज ट्वीट भी किया और इसमें शक भी कोई नहीं। अब मुझे बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर पे, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो शोबदाबाज हैं, उन पे देख लें। आज उन्होंने एक और शोबदाबाजी की है कि अभी टीवी पे टिकर चल रहे थे, मैं टीवी पे बैठा देख रहा था कि पंजाब में आटे का थैला 450 रुपये का कर दिया। और भाई आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ है, मैं मिनिस्टर इंडस्ट्री रहा हूँ और मैं उस कमेटी का फ़ाल मेंबर रहा हूँ जिसके अंदर चीज़ों की कीमतों को डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब प्राइस कंट्रोल का चेयरमैन भी रहा हूँ कुछ दिन पहले तक। तो उसके अंदर जो कैबिनेट की लास्ट मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर हमने 450 रुपये का आटे का थैला किया था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप किस हैसियत और कैपेसिटी में पंजाब की कैबिनेट नहीं है और आपने अनाउंसमेंट कर दी है कि पंजाब के अंदर जो है वो आटे का थैला 450 रुपये, वो तो हम करके गए। यानी कि शोबदाबाजियाँ, अगर वो CDA वाला प्रोजेक्ट है, बसेस वाला, तो कल वो शोबदाबाजी करते रहे हैं, मैं 2 दिन में चला दूँगा। और CDA की ट्वीट पढ़ें जो आपने पढ़ ली होगी समी भाई, कि उन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर बसेस आ जाएंगी और ऑपरेशनल हो जाएंगी। यानी कि शोबदाबाजी की हद होती है। हम लाहौर में रहे जी 3.5 साल, हम पंजाब में मिनिस्टर रहे हैं। हर साल जब पंजाब के अंदर रेनी सीज़न आता था तो हम अपने आने से 2018 से पहले की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लॉन्ग शूज़, बड़ा हैट पहन के तो लक्ष्मी चौक में चले जाते थे और पानी में जाके खड़े हो जाते थे और लोगों को रियलाइज़ करवाते थे, देखो ये पानी यहाँ पर खड़ा और मैं भी पानी में आकर खड़ा हो गया हूँ। यानी कि 1985 से हुकूमत कर रहे हैं और 2018 तक यही करते रहे हैं। क्या इन्हें तौफीक नहीं हुई कि उस पानी का कोई बंदोबस्ती कर लें, उसको वहाँ से उसका पाइप डाल के उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर लें? हम आए, हमने ड्रेनेज सिस्टम किया, पानी ख़त्म हो गया, बात ख़त्म होगी, ना कोई शोबदाबाजी करे। ये शहर के बड़े बड़े हिस्सों पे था, स्कैंडी बोर्ड के आगे भी होता था, यहाँ भी होता था, या रसूल पार्क में भी होता था, वगैरह वगैरह।
तो हमने उसका मुतबादल चीज़ें निकाली हैं, बजाय कि हर सीज़न के अंदर इन्होंने रखा होता था लंबे बूट निकालने और शोबदाबाजी करनी है। अच्छा, आज इन्होंने एक शोबदाबाजी उधर से छोड़ी है कि पंजाब में आटे का थैला 450 रुपए का कर दिया। ठीक हो अब भाई मियाँ, ये आटे का थैला हम करके गए हैं, आपकी इतला के लिए अर्जा है। और दूसरी, आपको अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, ये पंजाब है, 18वीं तरमीम के बाद आप इसको छेड़ भी नहीं सकते, आप यहाँ पर मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ, आपने मुदाखलत करनी है तो आप यहाँ पर कहें कि जनाब इतने फंड मैं ऊपर से भेज रहा हूँ सब्सिडी के लिए, तो वो पंजाब हुकूमत जो भी इस वक्त सीएम हमारे बैठे हुए हैं बुज़दार साहब, उन्हें कहें कि जनाब ये हम ग्रांट भेज रहे हैं, ये डालें और आटे का थैला सस्ता कर दें। सो कहने का मकसद है कि शोबदाबाजी जो है वो इनका कमाल रहा है और इनकी आनियाँ जानियाँ आपने देखनी है। जो आपने कहा कैबिनेट ये चूचू का मुरब्बा है, ये आज नहीं कल नहीं परसों इंशाल्लाह ताला। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन बड़ी इससे पहले आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो जनरल इलेक्शन है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी होगी और हम जनरल इलेक्शन के अंदर जा चुके होंगे, ठीक और सारे मामला तो हो रहे होंगे, और ये इनका इत्तेहाद जो है अननेचुरल गैर फितरी है। ठीक हो गया। अच्छा मियां साहब, एक सवाल आप देखें कि एक सवाल मेरा, एक सवाल, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक सवाल है मेरा। अभी आपने फरमाया कि अबूरी जो वज़ीर आला हैं वो तो उस्मान बुज़दार साहब ही हैं। अगर हम ये तस्वुर भी कर लें कि उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया था, अभी नया वज़ीर आला ने हल्फ नहीं उठाया, तो ये तबादलों की खबरें आ रही हैं, सेक्रेटरी तब्दील हो गए, CPO तब्दील हो गए, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो हैं तब्दील हो गए, वज़ीर आला तो उस्मान बुज़दार हैं, तो ये तबादले कौन कर रहा है, किस तरह से हो रहे हैं, ये ऑर्डर कहाँ से इशू होता है और कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? देखिए, गुजारिश ये है कि वो जो भी इनका तरीक़ाकार है, जो शहबाज शरीफ साहब जो ऊपर बने हैं, PM साहब बने हैं, अब अभी वो चीफ मिनिस्ट्री के उधर से बाहर नहीं निकल रहे। उस वक्त तो यही था ना, जिसको मर्जी जहाँ पे मर्जी तब्दील, अभी भी वही रवश चल रही है, यानी कि जिसको मर्जी तब्दील। भाई कुछ तबादले हैं जो जो चीफ मिनिस्टर ने देखने होते हैं और चीफ मिनिस्टर करता है, कुछ तबादले हैं जो चीफ सेक्रेटरी करता है एक ख़ास ग्रेड तक, बाकी उसकी कंसल्टेशन होती है विद चीफ मिनिस्टर, फिर जाके होते हैं। ये नहीं होता वफाक में बैठे सेक्रेटरी स्टाफ के ज़रिए जी वफाक में रिपोर्ट कर, भी इधर से रिलीविंग होगी तो रिपोर्ट करेगा ना, तो वो आप डंडे के ज़ोर पे जो मर्जी करते जाए, गैर कानूनी काम जितने मर्जी करते रहें। जब चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ तो उसके साथ मशावरत होनी है, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर दोनों ने मशावरत करनी है। मशावरत करने के बाद ख़ास ग्रेड तक चीफ सेक्रेटरी करेगा, उसके बाद जो तबादलों के बारे में राय होगी वो चीफ मिनिस्टर की होगी, चीफ मिनिस्टर को लिए। लेकिन यहाँ पर शहबाज साहब जो हैं वो वही समझ रहे हैं कि अब पहले ऊपर मेरा भाई होता था, नीचे मैं होता था, अब मैं ऊपर आ गया हूँ नायबज़दा, नीचे मेरा बेटा नायबज़दा आ गया, जो हम मर्जी करते रहें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और भाई ये एक लिमिटेड कंपनी बना के चलते हैं, इनकी जमात मुस्लिम लीग नून जो है वो लिमिटेड कंपनी है। ख़ानदान के अलावा यहाँ पर कोई बंदा ना तो जब तक करीबी रिश्तेदार ना हो वज़ीर नहीं बनेगा, या इनके ब्लड में से ना हो तो ना कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये लिमिटेड कंपनी बना के चलते हैं, यहाँ पर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पूरी मैं कहता हूँ मैं असम्बली में तकरीर कर रहा था, जब मिनिस्टर जब इनका मैं जवाब दे रहा था हमजा साहब का, तो मैंने कहा आपको कोई बंदा नज़र नहीं आया, कोई बंदा नज़र नहीं आया कि जिसको जनाब अपोजिशन लीडर बना दिया जाए पंजाब के अंदर। यानी कि आप ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, और नेशनल असम्बली में आपके अब्बा जी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है जिनको हम वहाँ पे अपोजिशन लीडर बना दें। यानी कि तमाम के तमाम नाहल हैं, किसी को हमने ट्रस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल आप कह रहे हैं ये खानदानी सियासत है, खानदानी कल्ट है, ये वो फैमिली को आगे लेके जाते हैं, कंपनीज बनी हुई हैं, कोई सियासी जमातें नहीं हैं। अच्छा अब ठीक है, आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात हो गई कि जी वो तो अब जो एडवाइस भी आ गई है और ये दोबारा वापस जाना पड़ेगा और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही को होना पड़ेगा और वो अदम एतमाद सारा कुछ होगा। एहतजाज के हवाले से ये एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं लाहौर में, और ये 23 ये मीनार पाकिस्तान जलसा होगा। क्या आपकी फोरकास्ट है इस वक्त, वर्कर्स का क्या जोश व खरोश है, आप किस तरीके से मोबिलाइज़ कर रहे हैं और कितनी आपको तवक्को है कि लोग यहाँ पर आ जाएंगे इस जलसे में? देखें, जहाँ तक समी भाई को नंबर्स का दल लगा है वो तो नहीं मैं आपको बता सकूँगा। ये मैं आपको कह सकूँगा कि जो 2011 में अक्टूबर में जलसा हुआ था उससे बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वो तरीक़ा सबसे बड़ा जलसा था। लेकिन बहरहाल उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, अपने रिकॉर्ड को इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक करेंगे और हम बताएंगे कि लाहौर जो है वो
इस ट्रांस पे इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा है। हमारा मौक़िफ़ ये है। और इंशाल्लाह मैं आपको बात बताऊँ, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मियाँ साहब फैमिलीज़ फ़ोन कर रही हैं, हमारी बहनों का भी फ़ोन आता है, हल्के से भी आता, हल्के के बाहर से भी आता है कि वहाँ पर इंतज़ामात क्या हैं कि हमें कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगी। तो लाजमी बात है, ट्रांसपोर्ट तो हम किसी को नहीं दे रहे, जिसने आना है ख़ुद आना। और ये भी एक तारीख़ में हम पहले भी, मैं जलसे देखता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट भी, जब स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में था, नून लीग के जलसे भी देखे हैं, पीपल्स पार्टी के भी देखे हैं, स्पेशली नून लीग के जलसे देखे हैं। उन नून लीग के जलसे के अंदर होता था सॉलिड वेस्ट काम करने वाले, LDA के अंदर काम करने वाले, सिटी गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले, टाउन्स के अंदर काम करने वाले, उनको सॉलिड वेस्ट वालों को उन ट्रकों पे बैठा के, टीचर्स को, और सो मच सो के जो पुलिस वाले सादा कपड़े होते थे उनको, जब ये ख़ुद करते थे, नवाज शरीफ इधर चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने देखा हुआ है कि ये सरकारी बंदों को घेर घार के जलसे में ले जाते थे और जलसे को फिल करते थे, हर किस्म की सहूलत देते थे। लेकिन हम ना किसी को ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, ना किसी को झंडा दे रहे हैं, ना किसी की बैनर की बात कर रहे हैं, हर बंदा खुद ही काम कर रहा है। मेरी आज भी वकला तंजीमों से बात हुई है, वो भी आ रहे हैं, मेरी केडर से बात हुई है, वो भी आ रहे हैं, कल मेरी डॉक्टर से मुलाकात है, देन लेबर के जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ है, यूथ के साथ है, टीचर्स के साथ है, तमाम के साथ मैं उनको कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। क्योंकि चेयरमैन साहब के साथ मेरी मुलाकात थी, तो उन्होंने मुझे सर्टन टास्क दिए कि आपने इनके पास मेरा मैसेज लेकर जाना है और इन्हें कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए आपने आना है, आपने मेरे लिए नहीं आना इमरान खान के लिए, बल्कि आपने पाकिस्तान के लिए आना है। और वाकई हम पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं सारे इकट्ठे होके, जो कि हर दिल की आवाज़ है कि हमने वहाँ पर पहुँचना है और अपने खान के साथ जो कि उन तागूती कुव्वतों के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा हो गया, हम उसके साथ खड़े हैं ताकि हम उसे बता सकें कि आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की सालमियत की, ख़ुद मुख्तारी की, गैरत की बात कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक हम आपके साथ खड़े होकर पाकिस्तान के वक़ार के लिए इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे। और हर कोई बंदा कह रहा है कि मैंने जलसा गाह जाना है। आपको पता है एक बात जो मैं यहाँ बताता चलूँ, वर्किंग डे भी है, रोज़े भी हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। हर बंदा जाना चाह रहा है, हर नौजवान, इवन के कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जलसा गाह में जाना है और इंशाल्लाह ये एक तारीखी जलसा होगा। अच्छा मियां साहब, ये बयान फरमाइए कि जलसा ये तारीखी होगा, लोगों के जज्बात भी हैं, लोग आ भी रहे हैं, इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े भी हैं। अगर एहतजाज की कोई कॉल देनी पड़े, ये लोग जो भी जलसों में आ रहे हैं, ये किसी ऐसी कन्फ्रंटेशनल एहतजाजी सियासत के लिए भी तैयार हैं? आप तवक्को कर रहे हैं, तैयार हैं कि खान किसी भी वक्त कॉल दे सकता है कि बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल लड़ाई ऐसी है कि हमने बाहर निकलना है और ये मजबूर करना है इनको इलेक्शन पर? क्योंकि आज जो काबीना बनी है उसके बाद तो ये बयानात आ रहे हैं कि ये काबीना अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो वो तो 1.5 साल है। फौरी इलेक्शन हुकूमत के तो करवाने का कोई, आज उन्होंने दे दिया इंदिया कि वो तो नहीं सोच रहे इस बात पे, बल्कि बल्दियाती इलेक्शन पे भी स्टे हो गया, क्योंकि वो भी नून लीग की दरख्वास्त थी, पंजाब का जो बल्दियाती इलेक्शन था पहले मरला, तो वो तो उनको नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन इस वक्त हुए तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो वो इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तो फिर एक हकीकी सियासी लड़ाई तैयार हैं आप लोग? देखिए सर, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला एक पार्ट तो ये है कि इंतखाबात के हवाले से बल्दियाती, और दूसरे और जब ये हुकूमत में नहीं थे तो ये कह रहे थे कि फ़्रेश मैंडेट जो है उसके लिए असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए। आपको याद होगा, सारे पाकिस्तानियों को याद है कि टीवी पर बैठ के ये सारे जितने भी है ये शोर मचाया करते थे कि इमरान खान फौरी तौर पर नए इलेक्शन का ऐलान करें। जब इमरान खान ने नए इलेक्शन का ऐलान किया तो ये भाग गए। ये एक तो बात ये होगी। हम इन्हें कहते हैं आ जाएं, मैदान में आएँ, जो जितनी सीटें ले जाएं, आके अपनी हुकूमत बनाएं जिसको अवाम ले आएँ। दूसरी बात, जहाँ तक एहतजाज का आपका सवाल है, कल मैं चेयरमैन साहब से उधर मुझे बुलाया हुआ था, मैं मिलने गया हुआ था, तो मेरे से पहले वहाँ पे सहाफ़ी भी थे, तो मैं उस मीटिंग में शामिल था। कैटेगोरिकली सभी भाई, कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने एक बात की, कोई तोड़ फोड़ की सियासत जो मईशत को डीरेल करे। हमने बड़ी मुश्किल से कोविड के दौरान जो हमारी माशी तरक्की के जो अशारिये थे वो माइनस की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव होने के जा रहे थे। दुनिया की जो
माशी तरक्की की जो रेटिंग करती है एजेंसियाँ, वो कह रही थी कि नेगेटिव हो गया, 0 से नीचे चले गए। लेकिन उन्हीं एजेंसियों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस वक्त इमरान खान साहब ने किस तरह से कोविड के साथ एक बेहतर मैनेजमेंट करते हुए ना सिर्फ दुनिया के अंदर अपना नाम मनवाया कि पाकिस्तान ने कोविड में बहुत अच्छे तरीके से अपनी इकॉनमी को चलाया, बल्कि आपकी इकॉनमी 5.36 5.5 तक फीसद तक उसकी ग्रोथ पहुंच चुकी थी। आपके जो रिज़र्व 22 अरब डॉलर आपके ख़जाने में पड़े हुए थे। आपकी एक्सपोर्ट जो थी तारीख की बुलंद तरीन सतह 31 अरब तक, आपकी रेमिटेंसीज जो है 33 अरब तक। तो ये तमाम वो इशारे थे कि ये तमाम वो इंडिकेटर्स थे जो शो कर रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। हमने मुश्किल वक्त गुजार लिया था, आलमी महंगाई की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई। अब आप देख लेना, लेकिन अब बात तो है एहतजाज की कि अभी आप एहतजाज कैसा करेंगे? तकरीबन देखें, मैं एक छोटी सी सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जनाब बिजली सस्ती होनी चाहिए, हमने सस्ती की, इन्होंने आके बढ़ा दी। अब इनकी चीखें लग रही हैं कि इमरान खान ने बजट तक जो है पेट्रोल की कीमत जो है फिक्स की है। वो क्यों की है? हमने इस वजह से की थी कि अब हमारे पास हमने 6,000 अरब से ज़्यादा का जो टैक्स है वो इकट्ठा शुरू करना है। इनका तो 3800 अरब था। हम तो इसको, वो भी आप देखें ना कि पाकिस्तान जब टैक्स ज़्यादा लोग देंगे तो वो, लेकिन मियाँ साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं मेरी बात सुनिए मियाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये माजी है, आपने कर लिया सब कुछ। इशू इस वक्त ये है कि आपकी हुकूमत को घर भेज दिया गया, आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर तोड़ फोड़, कोई भी नहीं चाहता तोड़ फोड़ की सियासत हो, लेकिन अगर कोई दबाव नहीं आप डालेंगे इस गवर्नमेंट पर, कहीं से कोई ये अंदाज़ा नहीं होगा कि चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा सकती हैं, तो ये तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो इन हालात में आप क्या करेंगे? अब देखिए सर, सभी भाई गुजारिश ये है, आपने अभी पेशावर का जलसा देखा है, आपने अभी इस्लामाबाद का जलसा देखा है, आपने कराची का जलसा देखा है, इंशाल्लाह परसों आप लाहौर का जलसा देखेंगे। फिर अगला लाए अमल जो है वो हमारे चेयरमैन साहब वो अनाउंस करेंगे। एक बात तय है, हम किसी किस्म की तोड़ फोड़ की सियासत की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मुल्क की इकॉनमी ख़राब हो। एक तो बात ये तय है, लेकिन हम इतना प्रेशर ज़रूर डाल देंगे कि इंशाल्लाह, मैंने जैसे पहले बात की है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बड़ी ईद से पहले इंशाल्लाह इलेक्शन की अनाउंसमेंट आप देखेंगे कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी और हम इलेक्शन में जा चुके होंगे इंशाल्लाह। हाँ, हमें पता है कि हमने किस तरह से जो है, पब्लिक हमारे साथ है, किस तरह से प्रेशर बिल्ड करना है, लेकिन तोड़ फोड़ की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते, ना हम करेंगे। ये हमारा एक मौक़िफ़ है, लेकिन हम उनको इतना मजबूर कर देंगे। ये सर 4 दिन इकट्ठे नहीं गुजार सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? ये चूचू का मरब्बा है, हर कोई अपनी ज़बान बोल रहा है। इनमें तो वो भी लोग बैठे हुए हैं जो आर्मी के ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर तकरीर करना शुरू हो गए। जो आर्मी है वो पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान की एक निशानी है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब आप असम्बली के अंदर आर्मी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दो? तो जो जवान बॉर्डर के ऊपर शहादत दे रहा है वो इनके लिए शहादत दे रहा है कि जनाब ये आर्मी को बुरा भला कहना शुरू कर दें। जहाँ पर आर्मी कमज़ोर हुई है, उस मुल्क की तबाही हुई है, हम आर्मी के साथ भी खड़े हैं, उस अदारे के साथ भी खड़े हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हम इनको बड़ी इससे पहले इतना मजबूर कर देंगे, इतना लोग सड़कों पर आ जाएंगे। आप देखिएगा, ये तो रमज़ान है ना, जिसकी वजह से हम ज़रा स्लो टेम्पो के साथ चल रहे हैं, जो कि ये स्लो टेम्पो नहीं है। लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बड़ी इससे पहले अनाउंसमेंट करेंगे। ये खुद अनाउंसमेंट ये शहबाज शरीफ खुद अनाउंसमेंट करेगा कि मैं फ्रेश मैंडेट की तरफ जो है वो मैं असम्बलियों को डिज़ॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा और इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ असलम इकबाल, आपने अपना वक्त दिया, ख़ास तौर पर मुबारक है। बड़े पुरुमीद हैं, पुरएतमाद हैं। उनका कहना है कि हम सियासत करेंगे जिसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, एहतजाज करेंगे जिसमें कोई बल्ब भी नहीं टूटेगा, लेकिन इतना पॉलिटिकल प्रेशर हम डालेंगे कि मजबूर हो जाएगी ये हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए। और बड़ी ईद से कबल हम इलेक्शन में होंगे, अनाउंस हो चुका होगा और कोई ज़्यादा वो पूरी उम्मीद नहीं है इस हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से। भानमती का कुंभा है
और एक दूसरे के नज़रियात के मुखालिफ लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो इमरान का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कंपनी ज़्यादा चलती उन्हें नज़र नहीं आ रही। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी तज्जिया में। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।